अच्छा चले, ये देखे ना अब सिट्रस, ये जो सी है ना, ये आपस में इसका आपने इसको इटैलिक करना है हमेशा, ये इटैलिक किया हुआ ये देखो, ठीक है। इज अ डिप्लॉयड प्लांट, ठीक है, विद एस्टिमेटेड हैप्लॉयड जीनोम साइज। अच्छा, या हम कह सकते हैं इसको द जीनोम साइज ऑफ is of citrus clementina is 367 MB, ठीक है, and is diploid in nature, ठीक है। मेरी बात की समझ आ रही है? जी सर। With chromosome number with and diploid in nature and with 18 number of chromosomes and contain 18 number of and has 18 chromosome। इससे क्या होगा कि आपकी प्लेचरिज्म नहीं आएगी, आपने अपने लफ्जों में लिखा होगा इसको, ठीक है। मेरी बात की समझ आ रही है बच्चों आपको? अब ये जी सर। सर तो फिर जो जी सर जो हमें जो जीनोम आइडेंटिफिकेशन वीट वाला जो पेपर था उसमें जो इंट्रोडक्शन था उसको हम उसी तरह अपने लफ्जों में लिखें तो ठीक है? हाँ, मतलब अपने उसी लफ्जों में लिखें, हाँ अपने लफ्जों में लिखें, और अपने लफ्जों में लिखोगे और कोशिश करेंगे कुछ डिफरेंट भी, थोड़ा सा तो और पेपर पढ़ के उसमें से भी कोई डाटा ऐड कर दे, तो थोड़ा सा डिफरेंट भी हो, वो भी हो, लेकिन कुछ चीज और भी ऐड कर दे। अच्छा, जो भी आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं ना, जो नॉर्मली इंट्रोडक्शन के अंदर लिखा होता है कि पहला जो पॉइंट होता है ना, पहला पैराग्राफ, वो होता है टॉपिक का इंट्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा नॉर्मली फर्ज अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में या इंट्रोडक्शन, अच्छा, पर पहला पैराग्राफ नॉर्मली होता है जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, बीमारी है क्या, प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। अच्छा, इतना बड़ा जीनोम है ये, समथिंग लाइक दैट। तो दूसरा होता है इस प्रॉब्लम को हल करने के लोगों ने क्या क्या मेथड यूज किए हुए हैं, दूसरा पैराग्राफ इसके अंदर ये होता है। अच्छा, तो फिर तीसरे पैराग्राफ के अंदर लिखना है कि ये प्रॉब्लम तो हल करने के लिए ये मेथड तो यूज हुए हैं, लेकिन स्टिल इन प्रॉब्लम्स के ऊपर हल नहीं हुआ, तो उनको हल करने के लिए हमारे पास ये टूल है। तो तीसरे में उस टूल के बारे में भी लिखा जाता है कि ये टूल इन क्रॉप में यूज हो चुका है, ये ऐसे 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 यूज हो चुका है, और लास्ट में लिखते हैं कि अब 1 या 2 लाइनें 3 लाइनें आपके ऑब्जेक्टिव की, जिस तरह आपने इसने नुमान ने लिखी होंगी एंड के ऊपर, या आपने को सिग्निफिकेंट को रिजल्ट्स आपने इस पे ये बहुत ज्यादा लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। इसको तो इट वाज सिस्टमैटिक आइडेंटिफाई द NPR1 लीक जीन फैमिली, ये इस तरह का लास्ट पैराग्राफ होगा जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि हमने मेरी बात की समझ आ गई बच्चे? जी सर। तो इसको अपनी वर्डिंग में लिखना है, ना कि इस तरह प्लेजरिज्म कम से कम आएगा, बहुत कम आएगा इसमें ना प्लेजरिज्म जो है, ठीक है। और हमने प्लेजरिज्म को और साथ में रेफरेंस जरूर देंगे, फर्ज के ये कहां से आपने पेपर कॉपी किया है, क्या किया है, वो सारी चीजें आपने फर्ज किया, वो डाटा आप ये जो लिख रहे हैं अपनी वर्डिंग में, ये आपने ये नॉलेज कहां से लिया, ये पेपर किस पेपर को फॉलो किया, तो हमें पता चला कि सिट्रस क्लेमेंटिना के अंदर 18 क्रोमोसोम्स हैं, इसके अंदर डिप्लॉयड नंबर इतना है, ये दुनिया में ग्रो किया जाता है कहीं, जहां आपने तो नहीं ना ग्रो किया, लोगों ने किया ग्रो, तो किसी ने इसकी रिपोर्ट दी होगी, जिस तरह इसने रेफरेंस ऐड कर दिया हुआ ये वाला, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको इस तरह लिखना है, और फिर ये हो इंग्लिश बहुत प्यारी होनी चाहिए, ये ना हो कि वो आपने अपनी वर्डिंग में लिखा लेकिन इंग्लिश का बेड़ा गर्क करके रख दिया।
मेरी बात की समझ आ रही है बच्चों? तो आप इंशाल्लाह लिखोगे तो फिर मैं उसको चेक करूंगा, अगर इंग्लिश कुछ आगे पीछे हुई तो मैं मुजाहरा जितनी मेरी समझ हुई तो मैं अपने मुताबिक इसको ना ठीक करने की कोशिश करूंगा। जब हमारा एक बार पेपर बोथ वे कम्युनिकेशन होकर बेहतरीन हमारा लिखा जाएगा, फिर हम इसको वो चाइनीज जो हमारा प्रोफेसर है उसको भेजेंगे ताकि वो इसको एक बार फाइनली रीड कर ले, ताकि इसके अंदर और कोई गलतियां हैं तो वो भी निकाल दें। फिर हम इसको इंशाल्लाह जब हम सबमिट करवाएंगे तो हमारा ना पेपर एक बहुत अच्छे जर्नल में पब्लिश हो जाएगा, और आप लोगों के लिए एक इज्जत की बात होगी कि आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया और इतना राइटअप सीख लिया। जब आप राइटअप सीख लेते हो ना तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक तो आपको प्रेजेंटेशन आ जाती है, आपको नॉलेज को एक्सप्रेस करना आ जाता है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। दिस इज इंशाल्लाह। और मेरी बात की समझ आ रही है? अच्छा जी सर। सर पहले तो आप हम बिल्कुल मैं तो जी सर। जी बताएं। सर मैंने बस ये कहना था कि पहले तो मैं बिल्कुल गलत लिख रही थी, लेकिन अब आपने बताया तो फिर मैं अब इसको ठीक करके लिखती हूँ। बस यही मैं एक्चुअली बताना चाह रहा था कि ये आपको ना इसको अच्छे तरीके से लिखो। जी सर। अच्छा अब ये देखो प्लांट है वो हाईली सोफिस्टिकेटेड इफेक्टिव इम्यून सिस्टम, इसका बहुत तरीके से लिख सकते हो। फर्ज किया मैं लिखना चाह रहा हूँ कि कॉटन लीफ कल दिस कॉटन लीफ कल वायरस इज प्रेजेंट इन इंडिया एंड पाकिस्तान। फर्ज किया ये फिक्रा किसी ने लिखा हुआ है, मैं लिखना चाह रहा हूँ अच्छा कॉटन लीफ कल वायरस इज रिपोर्टेड अक्रॉस इंडियन सबकॉन्टिनेंट। मेरी बात की समझ आ गई ना? इसका मतलब इंडिया पाकिस्तान में आ गया, बांग्लादेश में सारा कुछ आ गया। एंड मेजर एंड इस तरह आप इसको फिक्रे को अब आपके पास असल अल्फाज होने चाहिए, आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए राइटिंग करने के लिए। तो आप उसको भी क्योंकि राइटिंग के बगैर, प्रेजेंटेशन के बगैर आप कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। आप अच्छा काम कर लेते हो, आपको रिसर्च अच्छी की है, आपने सारा दिन लैब के अंदर काम करते रहे हैं, आपने ऑनलाइन ये एनालिसिस किए हैं, लेकिन आपको अगर प्रेजेंटेशन देने करने नहीं ना आती उसकी, तो आप आप अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करना आता, तो ज़ाहिर है आप लोग उसको वो आगे नहीं जा सकते। ठीक है, इट मींस आपका अच्छा इतना खूबसूरत राइटअप होना चाहिए और इतना आपका पास नॉलेज होना चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए ताकि आप काम भी अच्छा करो और उसको प्रेजेंट भी अच्छा करो और इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। जो आपका रिव्यूअर है जब आप रिसर्च पेपर भेजोगे तो उसको पढ़ने में मजा आए, जब आपका पेपर ऑनलाइन हो जाए, जब कोई भी स्टूडेंट इसको पढ़ेगा आपके पेपर को, उसको अंडरस्टैंड हो, जब वो उसको अंडरस्टैंड होगा तो आपके पेपर को अपने पेपर के अंदर साइड करेगा। फर्ज किया जिस तरह आप अब कर रहे हो इस बंदे का पेपर डेंग जैंग, आपको पता है इसके भी फिर पॉइंट होते हैं आपकी प्रमोशन में कि कितने लोगों ने आपका पेपर पढ़ा और अपने पेपर के अंदर साइड किया। इसे कहते हैं साइटेशन इंडेक्स। ये भी एक भी फर्ज किया ये भी अगर आगे बढ़ने का, इट मींस आप कितने प्रोडक्टिव हो। इसका मतलब ये है कि लोग आपकी चीजों को पढ़ते हैं। वो कैसे पता चलेगा कि यार आपके काम को लोग पसंद करते हैं? जब वो अपने आपके काम को साइट करेंगे, अपने पेपर्स के अंदर लिखेंगे। इट मींस आपने दुनिया के अंदर अपना इंपैक्ट शो किया। वो कैसे शो होगा? जब आपका पेपर इतना खूबसूरत लिखा होगा, नोबल आइडिया होगा, एक तो रिसर्च बड़ी अच्छी होगी, फिर राइटर बड़ा अच्छा होगा और फिर लोगों ने आपको देखा अच्छा someone will in the future सिट्रस क्लेमेंटन के ऊपर कोई काम करेगा तो वो लिखेगा कि एनपीआर जीन डाइवर्सिटी अकादमी रिपोर्टेड फ्रॉम सिट्रस क्लेमेंटन एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट। जब वो ये लिखेगा तो फिर वो आपके इस नोमान के इस पेपर का वो रेफरेंस देगा। ठीक है, मेरी बात की समझ आ रही है बच्चों? यस सर आ रही है। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों की एक तो इंटरनेशनली मैं आपको अपना पेपर दिखाता हूँ जो मेरा एक पेपर है, एक पेपर मैं आपको दिखाता हूँ उसकी कितनी साइटेशन है पेपर। ये मेरी पीएचडी का काम है, लीफ कर्ल
लाहौर वायरस रिक्वायर्ड DNA बी कंपोनेंट लिखा आ जाएगा इसे। अच्छा अब ये देखें, ये मेरा पेपर है, ठीक है। इसको ना गूगल स्कॉलर में खुद खोलते हैं जाकर। स्कॉलर, अब मैं यहां जाता हूँ, इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। अब ये देखें, अब ये जो मेरा पेपर है ना, ये वाला, ये देखो ना एम शफीक लिखा हुआ है शुरू में। इसको साइट कितने लोगों ने किया हुआ है? नजर आ रहा है? यस सर। इतने 24 दुनिया के अंदर लोग हैं जिन्होंने मेरा पेपर अपने पेपर के अंदर इन्होंने साइट किया हुआ कि ये हमारे लिए ये जो पेपर है ये प्रोडक्टिव रहा है। जिसको जब मैं क्लिक करता हूं तो ये मेरी साइटेशन है, ये मेरे लिए एक वो समझो एक किस्म का इजाज है कि मेरा साइटेशन नंबर इतना है, ठीक है। अच्छा, ये है पेपर, ये मेरा मोहम्मद शफीक, ये मेरा नाम है, ये मेरे सुपरवाइजर्स थे माशाल्लाह जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, टीचर्स थे सारे, जब मैं PhD कर रहा था। ये स्प्रिंगर का जर्नल है, बहुत टॉप क्लास जर्नल होते हैं स्प्रिंगर्स के। यहाँ पर मेरा ये पेपर पब्लिश हुआ है, ये देखें, ये सारा काम मैंने ना यहाँ ये फॉलोजर ट्री भी बनाया हुआ है, ये देखो, ये फिर वो सीक्वेंस वो अलाइनमेंट, ये वो ये एक और एनालिसिस किए हुए हैं मैंने, फिर पेयर वाइज एक और हमारा एक टेबल बनाया था हमने, ठीक है। ये इसका मैंने कंपैरिजन किया था डिफरेंट अदर वायरसेस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल भी यूज किए इसमें, लेकिन ये मैंने फिर प्रैक्टिकली भी काम किया था कि वायरस इन्फेक्शन करवाई। फिर ये मेरा सदर्न ब्लॉट किया था मैंने, इसके अंदर लैब वर्क भी था और ड्राई वर्क भी था जो आप कर रहे हो, ये दोनों मिलके ये काम हुआ था इसमें, ठीक है। इस तरह के आपको देयर आर मेनी पेपर्स हैं, पर कि अभी मेरा एक PhD स्टूडेंट है तारिक मंसूर, शायद आप जानते होंगे। तारिक को जानते हैं हम? ये देखें, ये भी ये मेरा है नाम, ठीक है। ये मेरा स्टूडेंट है PhD का, हिसाब लगा लो कि 33 टाइम फाइट हुआ। जासरी आ गई है जादी, ये इधर आके को 2014 में ये हमारा पेपर पब्लिश हुआ, ठीक है। ये हमारा IAGS का पेपर है, वो तो मैंने PhD में के दौरान किया था, ये मैंने इधर आके पब्लिश करवाया था ये तारिक मंसूर के साथ, ठीक है। दिस इज मी, इसके अंदर ये तारिक मंसूर है, ये हमारा PhD मेरा स्टूडेंट है, इसने PhD कर ली है। इसके अंदर हमने रॉब ब्रिटन है, ये हमारा होता है इंग्लैंड में प्रोफेसर है, उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन के साथ ये था पेपर। तो इस तरह ये हमने एक कॉटन में से ना एक वायरस आइसोलेट किया था जो कि बड़ा ही यूनिक था। अगर पेपर बड़ा छोटा सा है लेकिन बड़ा यूनिक वायरस हमने ये आइसोलेट किया था, और इसलिए ये बड़ा नोबल काम था। और ये इसका 2.44 इम्पैक्ट फैक्टर है। अच्छा, इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है? इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स का मतलब ये होता है जिसका कोई इम्पैक्ट हो, जिस तरह मैंने कहा ना कि आपका लोग पढ़ते हैं पेपर और साइट करते हैं, इनमें इसका इम्पैक्ट है। अगर कोई दुनिया के अंदर ऐसे जर्नल, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पेपर्स को लोग नहीं पढ़ते, उसका इम्पैक्ट नहीं होता। अच्छा, आप इम्पैक्ट फैक्टर निकालते कैसे हैं? निकालते ऐसे हैं कि अगर फर्स्ट के टोटल नंबर ऑफ, मैं आपको बताऊं
कि टोटल नंबर ऑफ citation of that journal in a year। पर एक जर्नल है उसकी तो टोटल उसके जितने भी पेपर्स हैं उसकी टोटल साइटेशन 200 हुई है डिफरेंट जर्नल्स के अंदर, और उसके टोटल आर्टिकल जो उसने पब्लिश किए एक साल के अंदर वो भी 200 है। तो इम्पैक्ट फैक्टर कितना होगा? 200 डिवाइडेड बाई 200 1 1। ठीक है। अच्छा, अगर साइटेशन आई है 400 और पब्लिकेशन है 200 तो इम्पैक्ट फैक्टर क्या होगा? 2 2। अच्छा, इट मीन जिसका जितना ज्यादा इम्पैक्ट फैक्टर होगा उतनी ज्यादा लोग उसको पढ़ रहे हैं। मेरी बात की समझ आ गई? इट मीन उतना ज्यादा वो अच्छा जर्नल है। अच्छा, आप दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे जर्नल भी हैं जिनका इम्पैक्ट फैक्टर 40 भी है, जिसका 50 भी है। नेचर और साइंस, ये नेचर एक जर्नल है, एक साइंस है। ये वो जर्नल है जिसके अंदर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला पेपर पब्लिश हुआ था। फिर आगे डार्विन की क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, वो जो नेचर के अंदर पब्लिकेशन हुई थी उसकी, लेकिन उसका इम्पैक्ट फैक्टर हुआ था वो कि लोग उसको बहुत पढ़ते हैं, लेकिन वो फिर पेपर वो पब्लिश करते हैं उसके अंदर जो बहुत ही कोई नोवल आइडिया और नोवल, हर पेपर को वो पब्लिश नहीं करते। मेरी बात की समझ आ रही है बच्चों? यस सर। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ वर्क। ठीक है, अगर आप लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल को यूज करते हुए तो इतना नोबल काम को अंडरस्टैंड कर लो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो अगर 7 इम्पैक्ट फैक्टर वाले में चला जाए, 5 वाले में चला जाए। अच्छा, पाकिस्तान के जो जर्नल्स है ना उनका नॉर्मली इम्पैक्ट फैक्टर जो मैक्सिमम है ना वो 1.2 है या 0.8 है, इससे ज्यादा वाले नहीं है। अब ये देखो, ये मेरा है आर्काइव्स ऑफ वायरोलॉजी के अंदर ये पेपर पब्लिश हुआ है। इसका मैं देखो कितना इम्पैक्ट फैक्टर है, इसको मैं कॉपी करूं, इसका इम्पैक्ट फैक्टर ये नीचे 2.26 है। अच्छा, तो ये डिपेंड करता है कि अभी आपका ना हर बंदे का ना एक इम्पैक्ट फैक्टर होता है, उस बेस के ऊपर उस साइंटिस्ट को पहचाना जाता है यार इस टोटल जितनी पब्लिकेशंस की है उसका टोटल इम्पैक्ट फैक्टर कितना है। ये देखो टोटल साइटेशन कितनी है साइटेड बाई टोटल पब्लिकेशन कितनी है, उसके मुताबिक इन्होंने ये जो है ना इसका इम्पैक्ट फैक्टर निकाला हो। कितना है? 2.26। हर साल चेंज होता रहता है। चले ठीक है बच्चों, पे काम करो अपने। हमजा 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 नया है। हमजा आप कुछ नहीं कर रहे? सर कर रहा हूँ मैं, बस उनके साथ ही कर रहा हूँ साथ। कौन से क्लास पे कर रहे हैं? सिट्रस मेडिका। अच्छा, आपने अभी तक कुछ दिखाया नहीं मुझे। सर मैंने शुरू में भेजे हैं, वो साथ साथ कर रहा हूँ तो इकट्ठे ही भेजूंगा सर। चले आप करके भेजिए जल्दी से, ठीक है। तो अगर किसी को शायद समझ ही ना आ रही थी ना, आपस में आप 4-5 का ग्रुप इतना अच्छा बना हुआ माशाल्लाह, आपस में डिस्कशन कर लिया करें, एक दूसरे को नॉलेज दिया करें। तो जब नॉलेज शेयरिंग होती है ना तो नॉलेज बढ़ता है, बहुत बढ़ता है नॉलेज। मैं देखो आप लोगों के साथ शेयरिंग करता हूँ तो मैं डेली मेरा नॉलेज बढ़ रहा होता है, इसलिए मैं ज्यादा पढ़ाता हूँ लोग बच्चों को, ताकि मुझे ना नया से नया नॉलेज मिले। तो आपस में शेयर किया करें नॉलेज। चलिए ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज सर। सही क्वेश्चन है। मुबीन आप रहे इधर ही। जी सर। सर आपने जी बच्चे। हसीब, तो आपने कहा ना कि जो 3-4 जीन्स एक जैसे उनको डिलीट करके सिर्फ एक पे लिखूं,
तो जो फाइलोजेनेटिक ट्री है वो भी बस एक का ही बनाना है? एक में बनाना, हर शायद एक में बनाएंगे। ये आपने लिखना भी है कि इतने इसके थे, तो आपने इसको इस प्रोग्राम के थ्रू हमने इसमें से रिप्रेजेंटेटिव ढूंढा, ये सारा लिखना है आपने पेपर के अंदर। ठीक है सर। सर मेरा भी एक था, तो फिर मैं भी करूं? मतलब एक जीन था जिसके 2 थे। हाँ, उसका भी आप भी देखो, आप भी करो, एग्जैक्टली ऐसा ही करो। ओके सर। टीवी टूल के अंदर है ना वो ऑप्शन, वहां जाके आप कर सकते हो। जी सर।